ये हादसे न जाने कैसे हो गए, फूल गुलशन में कहीं खो गए। माएँ बिस्तर बिछाती रह गई, बच्चे जन्नत में जाके सो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनम मंजूर हुसैन। आप देख रहे हैं रूही एट 10। और आज मेरी मॉर्निंग बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, ना मैं आपको आज गुड मॉर्निंग कहूँगी, क्योंकि यकीनन किसी की भी मॉर्निंग अच्छी नहीं हुई होगी आज, क्योंकि आज 16 दिसंबर है। और जब भी 16 दिसंबर आता है हमें वो वाक़या याद आता है 16 दिसंबर 2014 को जो आर्मी पब्लिक स्कूल में वाक़या पेश आया, जिसमें किस तरह मासूम बच्चों को सफाकियत से उन्हें शहीद कर दिया गया। जब वो मंजरनामा आज भी मेरे आंखों के सामने आता है या जब भी मैं उसको याद करती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था आज का प्रोग्राम करना। जब मैं रास्ते में आ रही थी और मैं सोच रही थी कि आज मैं जाऊंगी और मैं आज ये बोलूँगी, आज वो तमाम माएँ जो मुझे देख रही होंगी, यकीनन उनके दिलों पर किस तरह से वो मंजरनामा जब उनकी आंखों के सामने आता होगा, जब वो आज याद करती होंगी तो किस तरह उनका दिल खून के आंसू रोता होगा। तो मेरा आज बिल्कुल दिल नहीं था। मैं सोच रही थी कि काश मैं आज का प्रोग्राम ना करूं, क्योंकि मुझे था कि मैं इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं कर सकती। जिन लोगों ने ये अमल किया, मैं उन्हें क्या कहूँ, मैं सफाक कहूँ, उन्हें दहशतगर्द कहूँ, उन्हें दरिंदा सिर्फ लोग कहूँ। किस तरह उन्होंने, उनका दिल कैसे किया होगा कि स्कूल के अंदर जाके उन मासूम कलियों को मारने का, उन्हें शहीद करने का। उस दिन बहुत से मासूम बच्चे, मासूम फूल शहीद हुए और जन्नत में जाके सो गए। बहुत से असातिज़ा भी शहीद हुए उस दिन। मैं आज अपनी जानिब से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, रूही टीवी की जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से उन तमाम शहीदों को, उन तमाम माँओं को सलाम पेश करती हूँ, खराज तहसीन पेश करती हूँ। और आज के दिन का मनाने का मकसद भी सिर्फ यही होता है कि ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों को, ऐसे दहशतगर्दों को कंडेम किया जाए। और किस तरह हमारे बच्चों ने अपना लहू पेश करके इल्म के चिराग को रोशन किया है। आप एक लम्हे को सोचें कि जब ये दिन आता होगा, उन माँओं पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने सुबह सवेरे उठे होंगे 16 दिसंबर को, अपने बच्चों को तैयार किया होगा, स्कूल भेजा होगा। वो जो माँ और बच्चे की कॉन्वर्सेशन होती होगी वो उनको याद आती होगी। किस तरह मेरा बच्चा सुबह उठा होगा और आई एम सॉरी, किस तरह बच्चे ने कहा होगा कि मम्मा मुझे आज स्कूल नहीं जाना, और माँ ने कहा होगा कि नहीं नहीं आज तुम स्कूल जाओ। जब तुम स्कूल जाओगे तो फिर जब तुम स्कूल से लौटोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये बनाऊंगी, हम यहाँ चलेंगे, तुम आज स्कूल चले जाओ, मैं कल तुम्हें छुट्टी करवा दूंगी। तो वो किस तरह से वो सारी कॉन्वर्सेशन माँओं को याद आती होगी, किस तरह उनके दिल पर गुजरती होगी। शायद वो माएँ आज जिंदा हों और देख रही हों, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी उसी दिन अपने बच्चों के साथ उसी ताबूत में दफन हो चुकी होगी। बड़ा मुश्किल होता होगा, लेकिन वो माएँ, उनको फ़ख्र होना चाहिए कि उनके बच्चे शहीद हुए हैं। इल्म की रोशनी, उन्होंने इल्म के चिराग को रोशन किया है और हम कभी नहीं भूल सकते ना इस वाक़ये को, ना इन शहुदा को, ना उनके लवाहिकीन को। और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र अता करें। आज 10 साल बाद भी जब वो आज की सुबह होती होगी, जब 16 दिसंबर आता होगा, किस तरह उनके दिल पे गुजरती होगी, किस तरह मुश्किल में वो उनको वो सारी चीज़ें याद होती होंगी। रात को सोती नहीं होंगी माएँ कि कल ये हुआ था, आज रात मेरा बच्चा मुझे ये कह रहा था, मैंने इस तरह अपने बच्चे को सुलाया होगा। फिर जो रात की कॉन्वर्सेशन होती है वो उनको याद आई होगी। ये तमाम बातें उन माँओं के दिल पर जब गुजरती होगी तो यकीनन वो खून के आंसू रोती होंगी। और आज के दिन को याद करके पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग
पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत रखते हैं, जब वो उनको ये चीज़ें याद आती होंगी तो यकीनन उनकी आंख नम हो जाती होगी। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और जिन मेहमानों ने आज हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ आपसे करवा दूं। वैसे तो वो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक जो खातून होती है ना, अगर एक लड़की का भी कहें तो अल्लाह ताला ने नेचुरली उसके अंदर ना वो ममता रखी हुई होती है कि जब वो माँ बनती है या नहीं बनती, या माँ बनने से जो पहले का मरहला होता है उसमें भी वो चीज़ें महसूस करती है, उसके अंदर वो ममता होती है। तो हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रुबाब नकवी, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा रुबाब, आज 16 दिसंबर है, हम इस हवाले से बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एक ख़ातून होने के नाते जब आप वो सारा वाक़या याद करती होंगी, या जब 16 दिसंबर 2014 को आपने टीवी ऑन किया होगा, आपने देखा होगा वो जब फुटेजेस सामने आई होंगी, तो क्या दिल पे गुजरती होगी? और सोचें एक माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी उस वक्त। बिल्कुल, मैं आपकी इसी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि देखें आज 16 दिसंबर है और कल रात से अगर आप देखें पेशावर में सानहा हुआ, लेकिन हमारी मुल्तान की भी जो एक इन्वायरमेंट है वो सोगवार सा है। रात भी यही चीज़ डिस्कस हो रही थी कि 16 दिसंबर है कल। जब 16 दिसंबर का दिन आता है, हम लोगों के सामने वो सारा मंज़र, वो खून से भरी हुई बच्चों की शर्ट्स, वो सारा कुछ कि किस तरीके से उन्होंने सरवाइव किया, किस तरीके से आपने अभी यही बात की कि जब सुबह वो घर से निकलने लगे होंगे तो बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमने नहीं जाना, और शायद उनमें से किसी एक बच्चे ने भी अपनी माँ को ये कहा हो कि आज मैंने स्कूल नहीं जाना, और बाद में उसके बाद उन माओं के इंटरव्यूज आए थे जिनमें वो बता रही थी कि मेरा बच्चा कह रहा था कि मैंने आज नहीं जाना, फिर वो कहती काश मैं अपने बच्चे को स्कूल ना भेजती। बिल्कुल, काश मैं, फिर हमारे पास सिर्फ एक काश का लफ्ज़ है। लेकिन आज का जो दिन है, मैं उन सारे बच्चों की बहादुरी को सलाम करती हूँ कि जिस तरीके से वो शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत इतनी अजीम थी कि आज तक जब भी 16 दिसंबर का दिन आता है वो सब कुछ, हालांकि 10 साल गुजर चुके हैं। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है भूलता जाता है इंसान, कुछ ना कुछ आपके जख्म हील हो जाते हैं, लेकिन नहीं, जख्म नहीं भरते, एक्चुअली हमें उस दुख के साथ रहने की आदत हो जाती है। बस ये फर्क होता है, वरना वो जो ये जो दुख होते हैं ना और जो ये जख्म होते हैं ये कभी नहीं भरते। और हम अगर मतलब हम लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं तो उन माओं का क्या हाल होगा आज के दिन, जब उन्होंने अपने लखते जिगरों को देखा होगा कफन में। एक माँ के लिए अपनी औलाद को कफन में देखना बहुत मुश्किल है, और वो कफन में उनकी शर्ट्स खून भरी देखना तो माँ के लिए क़यामत से कम नहीं है। आज भी वो दिन याद करते हैं, तो वो सारा कुछ जो हम न्यूज़ में देख रहे थे, न्यूज़ में देखते हुए भी आप यकीन करें हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उन बच्चों को देखें जो उधर एक स्कूल में इन्वायरमेंट बना हुआ था कि बुलेट्स के शेल्स पड़े हुए थे, और उसके अलावा वहाँ पे खून था, डेस्क गिरे हुए थे। वो आज भी चीज़ याद करते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। ऐसा ही है, माँओं को बड़ा अपने बच्चों से प्यार होता है, माँ हो या बाप हो, दोनों की ना हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। माँ भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है, बाप भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करता है। माँ अपने बच्चों का इतना ख्याल रखती है कि उसको होता है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, नीट एंड क्लीन हो, वो उसके यूनिफॉर्म पर कोई दाग धब्बा, कोई स्टेन बर्दाश्त नहीं करती। उसको चाहिए कि वो चाहती है कि उसके बच्चे का जो यूनिफॉर्म है वो नीट क्लीन हो, शूज़ साफ़ हों जब वो स्कूल जाए। लेकिन इस दिन 16 दिसंबर वाले दिन जब उन माँओं ने अपने बच्चों के कपड़ों, उनके यूनिफॉर्म्स को खून में लथपथ देखा होगा कि पूरा जो यूनिफॉर्म है वो लाल हुआ है, तो किस क्या गुजरी होगी उन माँओं पर कि जो अपने बच्चों के यूनिफॉर्म पर एक स्टेन तक बर्दाश्त नहीं करती थी। आज उन्हीं के यूनिफॉर्म फटे हुए हैं और खून से लाल हुए हैं। और जो छोटी मासूम बच्चियां हैं, माँओं का ख्वाब होता है कि हमारी बच्चियां जब बड़ी हों, उनकी शादी हो, हम उनको लाल जोड़े में देखें। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह अपनी बच्चियों के यूनिफॉर्म को हम इस लाल रंग में देखेंगे। और जब उन्होंने देखा होगा तो यकीनन उस वक्त उनका दिल किया होगा कि हम भी इन्हीं के साथ ही चले जाएं। वक्त होता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आता है।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे हम गए, थोड़ा सा मैंने पानी पिया, अपने आप को काम किया, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के प्रोग्राम्स करना। मुझे लगता है कि सबके लिए मुश्किल होता होगा, ये वाक़यात ही ऐसे होते हैं कि बड़ा मुश्किल होता होगा। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है अलिशबा आसिफ ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप ठीक पहले हैं? तो मुझे ये बताएं कि आप लेट क्यों हुई? मैं थोड़ा सा पिछली बार भी आप लेट थी। हाँ, थोड़ा सा लेट। अच्छा, मैं 2 मिनट ही लेट होती हूँ और ऑन एयर हो जाता है शो। आज भी मैं सिर्फ 2 मिनट लेट थी और ऑन एयर का तो टाइम है ना। वो तो ये तो नहीं कहेंगे कि अलिशबा आज 2 मिनट लेट है तो आज हम 2 मिनट लेट ऑन एयर चले 2 मिनट में लेट तो हो नहीं गई। हो सकता ना। हाँ, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक में थोड़ी सी लेट हो गई घर से, क्योंकि काफी दूर से मुझे आना होता है। मैं मुजफ्फरगढ़ से आती हूँ। लेट है? हाँ, मैं मुजफ्फरगढ़ से आती हूँ डेली सुबह। अच्छा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ। अच्छा, तो फिर मॉर्निंग में उठने की क्या रूटीन है? तो सुबह सुबह फजर में उठती होंगी, रेडी होना होता होगा? नहीं, 40-50 मिनट का रास्ता है, अगर फोग ना हो या स्मोक ना हो तो। अगर ट्रैफिक ये ना हो, वरना मैक्सिमम ऐसे 1.5 घंटा लग जाता है, तो उससे पहले 2 घंटे पहले उठ जाती हूँ। ऑलमोस्ट मैं गाड़ी में रेडी हो रही होती हूँ, मेकअप वगैरह गाड़ी में। हाँ, ये भी आपको मिल जाता है ना कि आप गाड़ी में रेडी हो सकते हैं। 40 मिनट्स आपके पास होते हैं, आप आराम से गाड़ी में रेडी हो सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। तो वो रेडी वाला टाइम आप ट्रैवल में उसमें करा देती हैं, है ना? तो अच्छी बात है यार, ये तो ज़बरदस्त हो गया। हमें यहाँ पे आके मेकअप रूम में तैयार होना पड़ता है ना मेकअप आर्टिस्ट से, तो वो हमारे लिए नहीं है। हमें जल्दी ही घर से निकलना पड़ता है। और जिस रास्ते से मैं आती हूँ वहाँ तो ट्रैफिक, क्योंकि स्कूल टाइमिंग होती है सुबह में। अब जब 20 से छुट्टियाँ होंगी ना, फिर ज़रा थोड़ा सुकून होगा, क्योंकि रश नहीं होगा, वरना बहुत रश होता है, मुझे जल्दी निकलना पड़ता है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रुबाब, क्योंकि आप विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन की तरक्की के रास्ते में कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो आप देखती हैं कि ख़वातीन को मुश्किलात पेश आती हैं? वैसे तो आजकल ख़वातीन हमारी, हम देख रहे हैं हर फील्ड में हैं, हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, और जितनी भी हाई रुकावटें हैं उनको अबूर कर लेती हैं आसानी से। लेकिन फिर भी माशरे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जो ख़वातीन के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। अच्छा, ये आपने बात की कि बहुत सारी वुमेन्स हैं जो कि हर फील्ड में हैं। अब तो फीमेल हर फील्ड में हैं, अपने आप को मनवा रही हैं और उसके अलावा वर्किंग कर रही हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए मैं बैकवर्ड एरियाज़ में जाती रहती हूँ। उसके अलावा ये है कि मैं अपने सोशल सर्कल में, अगर मेरा उन फीमेल्स के साथ ताल्लुक़ है जो फील्ड में हैं, तो मैं उनको भी अपने नज़र में रखती हूँ जो कि फील्ड में नहीं हैं, ताकि उनके साथ बातचीत वगैरह की जा सके, उन्हें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अवेयरनेस दी जा सके। तो मुझे ये लगता है कि अभी भी 60% फीमेल्स, 60% वुमेन्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेके अवेयर नहीं है। उनके घरों में आज भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि FA कर लिया, मैट्रिक कर लिया, स्टार्ट तो मतलब ये लोग बिल्कुल मिडल से भी आज के दौर में भी हो रहा है कि मिडल हो गया बस अब शादी कर देनी है। अच्छा, मैट्रिक हो गया। 60% आप इसमें आप ये देखें कि 60% ऐसी ही फीमेल्स हैं कि डिग्री कंप्लीट, इवन कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में भी चली जाएं तो मुझे याद है कि मास्टर्स में भी हमारी क्लास फेलोज थे, और उन क्लास फेलोज में से सबकी फीमेल्स की शादी हो गई है, कोई जॉब नहीं करती होगी, कोई भी जॉब नहीं करती, डिग्रीज ली और उनकी शादियां हो गई, और डिग्रीज लेने के बाद वो शादियां करके अपने अपने घरों में। और आपको पता है कि मैरिड लाइफ के बाद तो बिल्कुल 1 से 2% फीमेल्स होती हैं जो कि आगे जिन्होंने पहले नहीं जॉब की तो शादी के बाद भी नहीं करते, यू नो। और अगर शादी के बाद प्रेशर होता है, शादी के बाद अगर वो जॉब करते भी है ना, तो उनका मतलब जस्ट ये पर्पस होता है कि यार कुछ ना कुछ अर्निंग आ जाए। हाँ, मतलब वो कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं होती होंगी वो खवातीन। एग्जैक्टली, वो कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं करते। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप पढ़ रही हैं, फीमेल हैं चाहे मेल हैं, तो आप पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने डिग्री हासिल की, आपकी डिग्री एडमिनिस्ट्रेशन में है, आपकी डिग्री फूड साइंस में है, आपकी डिग्री किसी भी चीज़ में है, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी तो कुछ करें ना। हमारी ख़वातीन हमारी इकॉनमी में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। बिल्कुल, हमारी 60% अभी आपने बताया ख़वातीन ऐसी हैं जो कि मुझे लगता है 60% फीमेल्स ऐसी हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मतलब बैकवर्ड एरियाज में, जैसे अलिशबा मुजफ्फरगढ़ की है, तो मैंने मुजफ्फरगढ़ से भी बहुत कम लोगों को देखा है। इवन के अभी मैं एक NGO में जॉब कर रही थी, वहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने वुमेन की क्रिकेट लीग करवाई, वुमेन एम्पावरमेंट पे ही मैं वर्किंग कर रही थी, तो उसमें हमारे पास मोस्टली मुल्तान की गर्ल्स थी।
एक तो मुजफ्फरगढ़ की मतलब बैकवर्ड एरिया से सिर्फ 1 या 2, हालांकि उस वक्त हमारे पास जो फीमेल्स टूर्नामेंट खेल रही थी ऑलमोस्ट वो 100 से अबव थी। और उसमें आप देखें कि ये रेशो तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है कि इतनी कम रेशो में थी। और उनके लिए भी ये होता था कि वो आ रही हैं तो उसके आने के बाद उन्होंने जब आई हैं तो उनके साथ में उनके घर वाले हैं, उनकी फैमिलीज हैं। ये चीज़ अच्छी है, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, लेकिन उनकी राह की एटलीस्ट रुकावट ना बने। सबसे पहला, इवन कि अभी आपको मैं अपनी बात बताऊं, मैं अगर अपनी गली में भी निकलती हूँ तो मेरी गली में हर बंदा ये पूछ रहा होता है मेरी मदर से, मेरी फैमिली से कि इसकी शादी कब करनी है, शादी कर दें बस। अभी मेरे एमफिल कंप्लीट हुआ है तो मेरा प्लान है पीएचडी का। तो मेरी सारे मतलब जितने भी रिलेटिव्स कह लें, आप कोलीग्स कह लें, जानने वाले, उन सबका यही है कि इसकी शादी कब करनी है, आप शादी करें। ठीक है, शादी इतना मुझे लगता है पेरेंट्स को नहीं फिक्र होती है अपनी बच्चियों के जितनी आसपास के लोगों को और रिश्तेदारों को फिक्र होती है कि बच्ची की शादी क्यों नहीं हो रही, क्यों आप लोग लेट कर रहे हैं, क्या कोई मसला है रिश्ते का। वो जो अपनी जिंदगी इतनी अच्छा जी, बड़ी ओवरऑल बात है, पता चले हमारे नेबर्स में कोई देख रहा हो तो मैं वापिस जाऊं और वो कहे हमने तो तुम्हारी भलाई के लिए कभी नहीं कहा कि तुमने टीवी पे जाके क्यों कहा, हमने तो तुम्हारी भलाई के लिए कहा था रुबाब, तुमने जाके टीवी पे कह दिया। ये एक बड़ी जर्नल सी मैंने अपनी एग्जाम्पल इसलिए दी है कि हमारे माशरे में मोस्टली ये देखने को, मेरी अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड है, बैचलर मास्टर बस, एंड क्या है आपने शादी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बट आज के दौर में भी आप देखें कि फीमेल्स को आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए। ये जो एक बहुत बड़ा बैरियर हमारी सोसाइटी की तरफ से शादी का अड़ा दिया जाता है, इसको शादी एक तरफ शादी का जो बैरियर है वो भी हम काउंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत से और भी एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम काउंटर करते हैं। पेरेंट्स जो है वो बच्चियों को पढ़ा लिखा देते हैं, चलो जी अब बच्चियां तो घर के लिए होती हैं, घर के काम करेंगी, खाना बनाएंगी, बाहर तो इनका काम ही नहीं है, बाहर का काम तो मर्दों का है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी, उनका कॉन्सेप्ट ये भी है। तो मैं खुद देखती हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने मैथ्स कॉम किया हुआ होता है, वो आके पूछते हैं कोई जॉब है इसके अलावा, मतलब मीडिया फील्ड के अलावा। तो भैया आपने क्यों मैथ्स कॉम की डिग्री ली जब आपने इसमें नहीं आना था, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आना था। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि मतलब आप अगर नहीं उसमें आना चाहते तो आपको डिग्री आप उसमें डिग्री अपनी कंप्लीट करें ना, जिसमें आपको है कि आपने इस फील्ड में जाना है। मुझे बहुत मतलब अच्छा इसमें पता है क्या एक बहुत बड़ी चीज ये भी आती है कि मैंने तो मैथ्स कॉम इसलिए किया था, मेरी अम्मा जी को शौक था, मेरे फादर ने कहा था आपने इंजीनियरिंग में जाना, तो मैं इसलिए चला गया था। तो बच्चे सिलेक्ट नहीं कर रहे होते, पेरेंट्स उनके बैकएंड पे सिलेक्ट करके बता रहे होते, उससे क्या होता है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ना वो डिग्री का रहता है और ना वो। हम 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, तो अलिशा खामोश है, मैंने कहा जरा इससे भी बात कर लूं, इसको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अब अलिशा के टॉपिक्स पे आते हैं। अलिशा, हम देखते हैं अभी हम बात कर रहे थे स्पेशली ख़वातीन की पढ़ाई के हवाले से, हम देखते हैं कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में असातिज़ा की बड़ी कमी है। और गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी असातिज़ा, अगर बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है लेकिन असातिज़ा की कमी है, जिसकी वजह से वो उतना ज़्यादा उन पर फोकस नहीं कर पा रहे। तो इसकी क्या वजह है? हाँ, मैं इस बात को इसी से रिलेट करना चाहूँगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एटलीस्ट अगर आप एक बच्ची को पढ़ाते हो, अगर उसका खुद का भी माइंडसेट है मैंने आगे कुछ नहीं करना, तो पढ़ी लिखी जो माएँ होती हैं वो भी एक बहुत बड़ा काम है। अपने घर में अपने बच्चों की परवरिश करना, ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे जॉब नहीं करनी तो मैं पढ़ूं भी ना। तो कुछ बच्चियों का माइंडसेट नहीं है कि हमने बाहर जाके काम करना है या हमने कुछ करना है। इंडिपेंडेंट होना, खुद मुख्तार होना बहुत अच्छी बात है, बट वो आपकी चॉइस है, वो चीज़ भी आपको थोपनी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे हम सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो इधर जो है सदर के स्कूल जो हैं बेसिकली, तो उनमें जो है बच्चियों की तादाद ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। बच्चियां अभी भी जा रही हैं पढ़ने के लिए, बट अब इशू ये है कि 5 साल से भर्तियां बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि पीछे से जब आपकी सीईटी नहीं आएगी तो वो टीचर एडजस्ट होता है। अब एक आप देख लें हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है। और 2500 बच्चे एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली वो जो है इस तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते कि प्राइवेट स्कूल्स में जाके पढ़ सकें। हमारा जो निसाब है वो पिछले साल तब्दील हुआ, जिसमें
काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई, और वो कुछ ऐसी चेंजेस भी हैं जो अगर मैं फॉर एग्जांपल इंग्लिश की टीचर हूँ और उसमें लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज आ गई है, मैं हूँ इंग्लिश की टीचर बट मैं उसमें स्पेशलाइज नहीं हूँ, तो अब टीचर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। उसने तो सिंपल एमए इंग्लिश किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है लिंग्विस्टिक में, तो वो लैंग्वेज की जो चीज़ है वो बच्चे को उस तरह समझा नहीं पाता। तो टीचर्स का ये कहना है, उनकी भी गलती नहीं है कि एक स्कूल में अगर एक आईटी टीचर है और 5th क्लास से लेके मैट्रिक तक कंप्यूटर की क्लास हो रही है, ऑब्वियसली वो नहीं दे सकता। एक क्लास के 5 सेक्शन होते हैं सरकारी स्कूल में जहाँ ज़्यादा तादाद होती है। तो अब वो ये होता है कि जो इंग्लिश का टीचर है वही आईटी भी पढ़ा रहा होता है। अक्सर ये देखा है जो क्लास टीचर है वो चारों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो उसमें यह है कि अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए तो तकरीबन 4365 जो असातिज़ा हैं उनकी हमें कमी है। और अगर हम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी हमारे पास 1540 असातिज़ा हैं जो स्कूलों में जिनकी कमी है। ये फिगर मौजूद है बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, और इसमें जो है फीमेल असातिज़ा की तादाद ज़्यादा है, यानी 500 कुछ फीमेल असातिज़ा हैं जिनकी सीट्स जो हैं अभी भी खाली हैं। और आईटी टीचर स्पेशलाइज्ड जो हमारे टीचर्स हैं उनकी कमी है। अब ऐसा होता है अगर हमने प्री क्लासेस स्टार्ट की हैं तो उसको ये नाम देते हैं अर्ली एजुकेशन सिस्टम होता है हमारा, एक प्ले ग्रुप का जो सरकारी स्कूलों में स्टार्ट हुआ है। तो उनके लिए जो टीचर हायर होती हैं सॉरी उनके लिए जो टीचर हायर करते हैं वो प्राइवेट कर लेते हैं, तो जिसको तनख्वाह भी कम मिलती है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आई कि आपकी सीट्स फ्री हैं, आपके असातिज़ा की तादाद कम है, सीट्स पड़ी हुई हैं, भर्तियां हो नहीं रही, यहाँ पर हम बच्चे देखते हैं जो डिग्रीज लिए हाथों में घूम रहे हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। और आपको पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट आर्मी के बाद वो वाहिद महकमा है पाकिस्तान का जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, और ये बहुत बड़ा एक महकमा है। और हम 5 साल से इसमें भर्तियां नहीं कर रहे। ये हमारा समझे ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है जिस पे हम तवज्जो नहीं देंगे तो ये फ्यूचर खराब हो सकता है हमारा। हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर हैं और हमारा कीमती असासा है। जो चीज़ हम इनमें आज डालेंगे वो कल को हमें इसका फीडबैक हमें ज़रूर मिलेगा। तो बेहतर यही है कि आज उनके अंदर जो हम फीड कर रहे हैं वो बेहतर हो। वक्त होता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से। एक खातून को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तालीम उसके पास होनी चाहिए। अलिशबा ने कहा कि वो उसकी चॉइस होती है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी जॉब की तरफ आती है या नहीं आती, लेकिन उसको तालीम ज़रूर हासिल करनी चाहिए कि उसके अंदर शऊर पैदा हो। जब औरत शऊर वाली होगी तो यकीनन वो अपनी आने वाली नस्लों को शऊर देगी और अच्छा बेहतर कर सकती है। वो कहते हैं ना कि आप हमें अच्छी माएँ दें तो हम आपको एक अच्छा मुआशरा देंगे। तो इसी तरह माओं का पढ़ा लिखा होना बेहद ज़रूरी है। बट मेरे ख्याल में अ वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एक खातून को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है उसके लिए। रुबाब, आपकी तरफ वापस आऊँगी। ख़वातीन को तालीमी मैदान में कितने चैलेंजेस हैं, कितना उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं? तालीमी मैदान की बात करें अगर हम, और अगर ओवरऑल भी देखें हर फील्ड में ही फ़ीमेल के लिए बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्ट है कि फ़ीमेल्स को जॉब्स मिल जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। और CGPH ही मिल जाती है फ़ीमेल्स को, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना सर्वाइवल एक फ़ीमेल के लिए मुश्किल है इतना मेरे ख्याल में आप 10 मेल्स लगा लें, जितने उन्हें हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं उतनी एक फ़ीमेल को हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे बड़ा जो एक हमारे पास चल रहा है कि अगर आजकल देखें तो हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई हरासमेंट का केस देखने को मिलता है, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में, हर जगह पे हम कभी ना कभी देख रहे हैं कि हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। अब उसका रीज़न ये है कि हमारे अगर मैं हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की, तो मुझे आइडिया है कि जी पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कोई एक इस्लामिया डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है तो वहाँ पे उसको इस्लामिया तो पढ़ाई जा रही है लेकिन उसे लॉज के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। उसके राइट्स क्या हैं उसको पता नहीं पता कि मेरे राइट्स क्या हैं, उसको पता ही नहीं है। उसको लॉज का नहीं पता कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए
कितने ज्यादा लॉज हैं। अभी रिसेंटली मैंने थीसिस लिखा, आप यकीन करें कि उसमें फीमेल्स को आइडिया ही नहीं है। मैंने उसमें एक मेड से लेके एक पीएचडी स्कॉलर तक उन सब के मैंने फीमेल्स के इंटरव्यूज कंडक्ट किए, और उसमें आप ये देखें कि इतनी अक्सरियत थी मेरे पास जिनको लॉज का पता ही नहीं था कि हमारे राइट्स के लिए क्या लॉज है, वायलेंस क्या है, वायलेंस की टाइप्स क्या हैं, और वो घर में हैं तो अपने पार्टनर से वो अब्यूज़ हो रही हैं। अगर वो स्कूल यूनिवर्सिटी में हैं तो कहीं ना कहीं किसी कोलीग से, किसी टीचर से हरास हो रही हैं। कहीं पे भी आप चले जाएं हरासमेंट का आंसर आपको। अब इसके बिहाइंड रीज़न क्या है? इसके बिहाइंड मैंने जो एनालिसिस किया, मेरी जो उसमें था कि हमारी जो फीमेल्स हैं जो बाहर निकल रही हैं, उनके लिए तो ये मस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो देखें कि उनके राइट्स क्या हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने उनको कौन से लॉज दिए। और इवन कि मैं मुल्तान में रह रही हूँ तो मैं मुल्तान के हर उस इदारे को टच करूंगी जो कि मुझे प्रोटेक्शन देगा, मेरे राइट्स के लिए आवाज उठा सकेगा। तो फीमेल्स को चाहिए कि अपने लॉज को देखें कि उनके लिए कौन से लॉज बने हुए हैं, वो किस तरीके से उनको यूटिलाइज करके अपनी सेफ्टी मेजर। पढ़ी लिखी खातून है वो तो ठीक है, वो पढ़ लेगी, जान लेगी, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ जाके उसको पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये लॉज बने हैं, मुझे इस चीज़ को फॉलो करना है, या मेरे लिए ये सब चीज़ें हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन एक वो खातून जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको नहीं मालूम कि मैं ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो उसको हम कैसे अवेयर कर सकते हैं? उसको हमें कैंपेन चलानी चाहिए। हम लोगों को ये कैंपेन चलानी चाहिए कि हम लोग डिफरेंट एरियाज़ को, मेरा अगला टारगेट ये है, मैंने इस पे काम करना है कि मैं डिफरेंट एरियाज़ में जाके जो लॉज हैं हमारे, जो कि मेनली हम देखते हैं कि हर घर में डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है, हर घर में हो रहा है, हर घर छोड़ के दूसरे घर में हो रहा है। तो इसके रीज़न, अब वो औरतें अपने ऊपर तशद्दुद भी सह रही हैं, जुल्म भी सह रही हैं, फिर बात वहीं पे आ जाती है कि सोसाइटी का प्रेशर कि जी घर छोड़ नहीं सकते आप, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। और एक बहुत बड़ी बात कि अगर कोई फीमेल आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो उसको, मतलब वो जो कहते थे ना जी टेररिस्ट, तो उसको बागी कहा जाता है कि ये घर वालों से बागी हो गई है, इसको बाहर की हवा लग गई है, ये क्यों अपने राइट्स की ये चीजें करने को होती है कि इसको बाहर की हवा लग गई है और इसको मैनर्स नहीं रहे, इसकी बात तो करने ही नहीं देते। एग्जैक्टली ये चीज़ें होती हैं। अलिशा, आपकी तरफ वापस आऊंगी। इसी से रिलेटेड लेबर डिपार्टमेंट में राइडर सेफ्टी का प्रोग्राम आया है, ये कौन सी राइड्स है, किसके लिए है? ये बेसिकली राइडर्स के लिए हैं जो मुल्तान में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक होते हैं, डिलीवरी कर रहे होते हैं, चाहे वो फूड की हो, चाहे वो टीसीएस के हो, मुख्तलिफ राइडर्स के लिए। ये बेसिकली है कि उनके राइट्स के लिए लेबर डिपार्टमेंट ने एक सेफ्टी प्रोग्राम निकाला है कि अगर आप किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एक मेडिकल किट है, एक अच्छा वो जो बाइक चला रहे हैं वो होना चाहिए, सेफ्टी के लिए उनके पास हेलमेट होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर जो है गैजेट्स होने चाहिए। इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट ने कैंपेन स्टार्ट किए हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जाके। और मुझे लगता है आज अलिशा के गले में कुछ हुआ है, खराब है गला ना, मौसम की वजह से, सर्दी है, फॉग है, इसकी वजह से बीमारियां चल रही हैं। और ना वो एक मैंने गलती की, मैंने सुबह सुबह उठ के ना वो माइलो पी लिया है ठंडा ठंडा, तो शायद इस वजह से वो गले पे एकदम इफेक्ट कर रहा है। की बजाय आपने गर्म पानी पीने की बजाय आपने मैंने जल्दी जल्दी माइलो पी लिया, मैंने कहा कुछ पी लूं। तो बात कर रही थी कि उनकी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं। अब कितने राइडर्स हैं या कितने ऐसे लेबर्स हैं जिनको पता नहीं है कि उनकी जो कम से कम उजरत है वो 37,000 हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकर्रर की गई है, पर वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं कि उनको 25,000 मिल रहे हैं, 22,000 मिल रहे हैं, वो उसी में अपना काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सेफ्टी प्रोग्राम इसलिए चला है, एक तो चेक एंड बैलेंस होगा, और दूसरा आपने देखा है कि अगर फूड डिलीवरी कर रहा होता है, तो मैं खुद भी पर्सनली इस चीज़ को बहुत फील करती हूँ कि अगर कोई बंदा डिलीवरी करने आया तो लोग भी बहुत ज़्यादा ना उसके साथ कुछ बदतमीजी वाला बिहेवियर, ये तो वो मेंटली भी बहुत अपसेट होते हैं, और उनको उनका राइट भी ना मिले, उनको उनकी सैलरी भी ना मिले, और उनको उनकी सेफ्टी ना हो, जिस बाइक पे वो जा रहे हैं वो सेफ ही नहीं है। तो हर इंसान का बुनियादी हक है, खा वो लेबर हो,
वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो, सेफ्टी हर इंसान का बुनियादी हक है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है याहिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी कराची वाले सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं आजकल। अच्छा, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, बीमार नहीं होते आप लोग? हम लोग का असल में हमारे यहाँ सर्दी बहुत कम आती है ना, हमें बड़ी खुशी होती है, थोड़े से अच्छा, आती है तो बड़ी आर्जी की खुशी होती है हमारी। कि सर्दी आ गई, वो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए आती है, तो आप लोग उसको एंजॉय करते हैं। क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? मैं तो पहले तो देखिए आपके दोनों मेहमानों के साथ अलीशबा की मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि इन्होंने जो सीनियर रिपोर्टर आपकी है तो इनकी इतनी अच्छी रिसर्च है, इतना अच्छा ये काम करते हैं, इनके पास क्रिटिक्स, मैं यकीन करें आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, इतनी अच्छी इनके पास क्रिटिक्स है। यही एक अच्छे रिपोर्टर की निशानी है कि वो पूरी की पूरी मालूमात हासिल करते हैं, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। तो मैं अलीशबा को इस बात की बहुत मुबारकबाद दूंगा। देखिए बात ये स्कूलों की जहाँ बात आ रही है ना, बात ये कि हमारे स्कूल जो है ना, हमारी एजुकेशन है ना, वेरी लीस्ट प्रायोरिटी पे है, जबकि एजुकेशन आपका फ्यूचर है, बच्चे आपके फ्यूचर है। अब देखिए जो अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे एजुकेशन प्रॉपर नहीं देंगे तो फिर वही होगा कि हमारे से कराची में तो बहुत ज्यादा फीस है, मुझे मुल्तान का नहीं पता, लेकिन वहाँ भी जो प्राइवेट स्कूल है वो बहुत पैसे लेते हैं वो, और फिर बच्चों आम बच्चा तो जा ही नहीं सकता है। मेरा अलीशबा से ये सवाल है कि देखिए अलीशबा, बात है कि आप तो रिकवर करती हैं, आप ये क्या समझते हैं जो तालीम के लिए बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो क्या इनको तालीम के बारे में कुछ पता है? क्या ये सीरियस हैं? जो स्कूल खुले में आपने कहा इतने असातिज़ा भरे हुए हैं, जब इतने असातिज़ा है और स्कूल हैं तो बच्चे क्यों तालीम से महरूम है? और आप क्या समझते हैं कि जो इस एजुकेशन में क्या रिफॉर्म की जरूरत है कि इससे कोई बात की जा सके? अच्छा, दूसरा सवाल मेरी अपनी दूसरी मेहमान से है, इनको भी बहुत सलाम हो। लेकिन मेरा सवाल ये कि आप खवातीन की उसकी बात करती है तो माशाल्लाह आप तो खैर खवातीन बहुत हमारे आगे निकल गई, अभी भी 3 खवातीन बैठी प्रोग्राम कर रही है, लेकिन जो मेरा कंसर्न है ना वो ये कि मैं हमेशा सवाल करती हूँ कि मर्दों को तो आप समझाते हैं सब कुछ, लेकिन खवातीन को भी खवातीन के बारे में समझाना चाहिए कि वो भी रुकावट बनती है खवातीन की तरक्की में, चाहे वो माँ की बीवी हो या सास हो या जो भी हो, घर में तो खवातीन के खिलाफ ही बोल रही होती है ना, तो उनको भी तो एजुकेट करें कि खवातीन को आप और खवातीन के साथ यूनिटी शो करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया याहिया, आपने कॉल की। अलीशबा से इसका जवाब चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि खवातीन को भी स्पेस देनी चाहिए। देखिए मैं खुद हमेशा ये बात करती हूँ कि कोई भी औरत, मैंने अक्सर देखा है अनम, सॉरी टू से, बट खवातीन ज्यादातर जो एम्पावरमेंट की बात कर रही होती है वो अपने साथ बैठी जो खातून होती है उसी को पीछे दिखेल रही होती हैं, और ये दिस इज वेरी रॉन्ग। पॉजिटिविटी भी है माशरे में। अगर हम बात करें ऑफिस की बात करें तो हम 3 लड़कियां तो हम बहुत ज्यादा मिल के रहते हैं, बाप भी आ गई हैं तो हमारी अच्छी है बॉन्डिंग। तो अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, पॉजिटिविटी हो, तो काम करने का जो माहौल होता है वो बेहतर हो जाता है। हाँ। जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ काम ही नहीं होता। तो अगर आप अपनी कुलीग को या अपनी क्लास फेलो को, निचले लेवल से स्कूल्स की बात कर ले, अगर आप सपोर्ट नहीं करते ना, मेरा मानना ये बीइंग अ ह्यूमन, अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगी या अपनी फ्रेंड को या अपनी कुलीग को सपोर्ट नहीं करूंगी तो मैं भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। फिर मैं जितना मर्जी ऊपर से बॉन्डिंग अच्छी हो या ना हो, आपको कोई राइट नहीं है किसी को एक्सप्लॉइट करने का। आप उसको, अभी आपने कहा कि पीछे भी खेलती हैं, आपको कोई राइट नहीं है इसका। और मुझे लगता है कि ये जो जेलसी फैक्टर होता है ना, ये कभी भी नहीं लेके जाता, कभी भी किसी से जेलस नहीं हो। हाँ, उस जैसा बनने की कोशिश करें या उससे अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन जेलसी जो है ना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती। ये हसद जो होता है ना वो आपको दीमक की तरह अंदर से ही चाट रहा होता है और आपको खत्म कर रहा होता है। आपका सुकून खत्म हो जाता है अंदर से। जब आप, इफ यू आर अ जेलस पर्सन, आप अंदर से बहुत बेसुकून हो। हाँ ये तो है, वो जो एक सुकून होता है ना आपके अंदर वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उठते बैठते उसको वो अंदर से जो जेलसी फैक्टर होता है ना वो अंदर से तंग कर रहा होता है, खुशी भी नहीं बनाने देता। हाँ वो, और जो खुशी होती है ना, सही कह रही है, वो भी नहीं उसको मनाने देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो चल रहा होता है कि अच्छा ये तो मैंने किसी से छीनने की कोशिश ना करें। आप ये कोशिश करें कि उस जैसा बने कि उससे अच्छा बने। वक्त होता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे आज गेस्ट हैं, खूबसूरत भी हैं और बातें भी बड़ी अच्छी कर रही हैं और मोटिवेट भी कर रही हैं। तो रुबाब की तरफ वापस आते हैं। रुबाब, हमने स्टडीज़ के हवाले से भी बात कर ली है, ख़वातीन के एम्पावरमेंट में बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी सियासत की अगर बात करें तो पाकिस्तानी सियासत में ख़वातीन की नुमाइंदगी को कैसे बढ़ा सकते हैं हम देखते हैं ना कि ख़वातीन कम ही हमें नज़र आती हैं पाकिस्तानी सियासत में पार्टिसिपेट करती हुई। ये एक ऐसा सवाल है,
अच्छा, इसमें फिर वही बात आ जाती है, देखें हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा एक तो इनस्टेबल चल रही है और इस साइड पे जा चुकी है कि ज़ातियात पे बात हो रही है। तो हर फीमेल पॉलिटिक्स में आने से पहले ये सोचती है कि अपनी ज़ातियात को बहुत ज़्यादा ओपनली डिस्कस किया जाएगा, तो इसलिए भी मेरे ख्याल में पार्टिसिपेशन कम है, क्योंकि वो फिर एक पब्लिक फिगर हो जाता है, पब्लिक तो फिगर सारी चीजें डिस्कस हो रही होती हैं। हालांकि देखें आप, हमारे पास इस वक्त मुख्तलिफ ऐप्स चल रही हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फीमेल्स की पार्टिसिपेशन है हमारे पास, लेकिन पॉलिटिक्स की तरफ आते वक्त पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं। मेरा एक टाइम था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं डिबेटर थी अपने स्कूल में, आई वाज इन 5th क्लास, तब से मुझे था कि मैंने जो है ना डिबेट्स करनी है और पॉलिटिक्स की तरफ जाना है। तो उस वक्त मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुम, मैं जीऊँ मैं मरूँ, तुम कसम खाओ तुमने इस तरफ नहीं जाना, बाकी जो मर्जी करना है तुम कर लो। उसमें यह है कि प्रोटेक्शन, वही बात आ जाती है, वो प्रोटेक्शन नहीं है, हरेसमेंट बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिक्स में भी यही सारी चीज़ है। और मुझे अगर पर्सनली देखा जाए तो मुझे अब जाके पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी, इवन कि मैं खुद जो है बहुत इवेंट्स वगैरह अटेंड करती हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स से मुझे इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ना अब चिढ़ सी हो गई है, और स्पेशली पाकिस्तान की, कि इसमें ज़ातियात को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, जबकि आपको चाहिए कि आप बेटरमेंट के लिए काम करें, पर्सनली पाकिस्तानी सियासत पे काम करें, ना कि इंडिविजुअली या पर्सनली आप उसकी सियासत पे बात करें। आप पर्सनली, आपको जाना ही नहीं चाहिए, आप उसकी वर्किंग पे बात करें, उसने जो वर्क की है उसमें जहाँ पे फ्लॉज हैं आप उस पे बात करें। आप इस चीज पे क्यों बात कर रहे हैं कि वो पर्सनली क्या कर रहा है, वो उसकी जाती जिंदगी है। तो इस चीज में ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि बहुत सारी फीमेल्स को इस तरफ आने से भी रोकता है, पॉलिटिक्स पे बात करने से भी रोकता है। और इवन के आजकल ये अभी रिसेंटली भी एक इंसिडेंट हुआ था, आई डोंट नो वो फेक था या सही था, जो लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ था बच्ची वाला। तो अभी तक मुझे ये नहीं पता चल सका कि वो वाकई रियलिटी थी या उसमें झूठ था या क्या था। अब उसमें भी आप ये देखें कि उनकी जो टीचर्स के बिहेवियर सामने आ रहे थे, गलत भी था, लेकिन आप बच्चियों पे शाउट कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं। फिर उसके बाद एक वो डीएसपी थे आई थिंक, या पता नहीं एसपी, उनकी एक बात आई कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है, जो इस तरीके से, मतलब इन सारी चीजों को देखते हुए कोई फ्रंट पे आना ही नहीं चाहता। सही, ये सारी चीजों को हमें खत्म करने की जरूरत है कि पॉजिटिविटी की तरफ जाए। अगर आप देख भी रहे हैं नेगेटिव कुछ होता हुआ, तो आप उसको पॉजिटिविटी के साथ टैकल करने की कोशिश करें। नहीं, आजकल तो कुछ ना भी हो तो उसको इस तरह उछाला जाता है, और जो सोशल मीडिया का दौर है तो वहाँ पर जो जितनी उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। सबसे ज्यादा मसला ये है कि हमारी यूथ उस चीज को देखती नहीं है कि ये सच है या झूठ है, और बस आगे से आगे शेयर। यही तो प्रॉब्लम है कि खबर को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी तस्दीक कर लेना चाहिए। अलिशबा की तरफ आते हैं। अलिशबा, पाकिस्तान कब प्लास्टिक फ्री होगा, कब ये मुकम्मल होगा महकमा मालियात की जानिब से, कब हमें खुशखबरी मिलेगी? पर आपको पता है इसमें महकमे से ज्यादा मैं समझती हूँ आवाम का भी रोल है। अगर बोल दिया है 75 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक जो है इस्तेमाल नहीं करना, इसका मतलब क्या है कि ये जिसमें आप चाय लाते हैं ना जिस शॉपर में, तो वो अगर आप, वो कैंसर का बाइस बन सकता है। ये अब जितने भी देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए। सुबह सुबह मैंने खुद देखा है कि उस शॉपर में चाय आ रही होती है। तो बेसिकली अगर महकमे की बात करें तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से अभी 7 दिन का नोटिस चल रहा है उन मैन्युफैक्चरर्स को, उन फैक्ट्रीज को, उन डिस्ट्रीब्यूटर को। देखते हैं कि वो प्लास्टिक के बैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं शॉपिंग करने चले जाएं, कहीं भी चले जाएं आप। हाँ जी, ये अब 7 दिन का उनको नोटिस है, उसके बाद जो है सील होने लग जाएंगी वो दुकानें भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी। और इसमें एक फैक्ट है जो मैं बात कर रही हूँ ना 75 माइक्रोन से कम का, वो बेसिकली पतला शॉपर है जिसमें खाना लाते हैं, जो रेडी वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब उसका क्या है, मेन चीज को पकड़ना है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो वो बना के, एक बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है और एक है डिस्ट्रीब्यूटर। तो उन दोनों को सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है कि जो फैक्ट्रीज आइडेंटिफाई अगर की जाए तो मुल्तान में जो है 3 से 4 फैक्ट्रीज हैं जो ये शॉपर बना रही हैं, तो उनके साथ जो है नोटिस फैक्ट्री से बंद कर देंगे।
या जो प्रैक्टिस बना रही हैं वो 75 माइक्रोन से कम का शॉपर ही ना बनाएं, जो नुकसानदेह है सेहत को। और अनम ये इतना नुकसानदेह है, कैंसर का बाइस बनता है। और हमारे जो अगर पाकिस्तान में बात की जाए कैंसर की शरह में जो है वो इजाफा हो रहा है। मैंने ज्यादातर प्रोग्राम कैंसर पर किए हैं और मुझे इतना खौफ और मैं डर गई हूँ कि पाकिस्तान में इतना तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है या कोई भी है, ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर का आ रहा है कि वो ज्यादा बढ़ रहा है। और ये ना सिर्फ खवातीन में बल्कि मर्दों में भी है। बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप खाने की गरम गरम चीजें अगर इन शॉपर में इन प्लास्टिक में इस्तेमाल करते हो ना, ऑब्वियसली वो मेल्ट होगा, वो उसमें चला जाएगा, वो आपके अंदर चला जाएगा। पर आपको पता है, जो अगर आपको कोई टीम आगाही देने आ रही है या अवेयरनेस देने आ रही है तो फिर आप रिस्पोंड करो, आप बताओ। वो आपकी कहीं ना कहीं ओके हुकूमत की गलतियां होती हैं, पर जो प्रोजेक्ट वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, तो हमें भी उसका करना चाहिए। अगर रोक दिया आवाम को, अगर हम दोनों बैठ के बातें करें कि प्लास्टिक खतरनाक है और तीसरा बंदा हमारे सामने ही बैठ के उसमें पानी पिएगा या कुछ पिएगा, उसको नहीं पता चलता, तो ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और अवेयरनेस के लिए मेरे ख्याल से महकमे इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। अवेयरनेस के लिए हमारे डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सेशन होने चाहिए, डिफरेंट इदारों में सेशन होने चाहिए, रोड पे कंपेन्स होनी चाहिए कि आवाम को बताया जाए ये कितना खतरनाक है। चाहिए जहाँ पर पूरा दिखाया जाए कि अगर प्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है तो वो इस तरह से आपको ब्रेक कर रहा है। और इस पे मुझे लगता है बड़ा स्ट्रिक्टली जो है, क्योंकि कोई भी लॉ है, कोई भी पॉलिसी है, इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जब आते हैं ना तब ड्रॉबैक स्टार्ट हो जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मुझे लगता है कि अब अगर आप प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे तो जो भी सुन रहा है देख रहा है, आपको 50,000 से लेके 5 लाख का फाइन तो होगा, आपकी दुकान भी सील हो जाएगी। 1 हफ्ते के बाद ये होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले महीने भी देखा स्मोक की वजह से मुल्तान के जो है 45 भट्टे डिमोलिश कर दिए मुकम्मल तौर पे। तो पहले उन्हें नोटिस दिए जा रहे थे बंद कर दो, धुआं छोटे भट्टे बंद कर दो, नुकसानदेह है, बट उसके बाद एक हाल है कि वो फिर खत्म कर देंगे। जो है वो देखने वाले होशियार हो जाए तो फाइन हो सकता है। जो भी प्लास्टिक इस्तेमाल करेगा तो उससे पहले कि फाइन हो, अपनी ये चीजें जो है वो बंद कर दे। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू कि आपने टाइम दिया और बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई हमारी। वक्त तो ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ नए मेहमान होंगे, नई बातें होंगी और नए टॉपिक्स होंगे। हैव अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं और हम बात करते हैं हमेशा सेहत की कि आपकी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आप तमाम फील्ड में अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो फिर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप उतने एक्टिव नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सेहत का अच्छा होने का ताल्लुक है आपकी खुराक से कि आप क्या चीज़ें खा रहे हैं, क्या आप मिलावट ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं जो आपको नुकसान दे रही हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए, कौन कौन से फल हैं, सब्जियां हैं, या सबसे बड़ी बात जो गोश्त हम खा रहे हैं, क्या वो अच्छा गोश्त है जो हमारे अंदर जा रहा है, या वो ऐसा गोश्त है जिससे हमें बीमारियां लग रही हैं, जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारी लग रही है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है डिस्कस करना कि अगर आप किसी चीज़ का इंतखाब कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ देखनी है, उसमें क्या चीज़ होगी, कहाँ से आपने परचेज़ करनी है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। इसी के साथ साथ जब आपका मुस्कुराना भी बेहद ज़रूरी है। मुस्कुराना जब आपको ज़रूरी है तो आपके दांत अच्छे होंगे, साफ़ होंगे, वाइट होंगे, तो आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगेंगे और इसका भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इस पर भी बात करेंगे। इसी हवाले से हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनका तारुफ आपसे करवा दूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रियाज, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं? जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर मुदस्सिर जो कि डेंटिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? जी ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। हमारी जो अच्छी स्माइल होती है ना उसके पीछे डेंटिस्ट आपका ही हाथ होता है, क्योंकि दांत अच्छे होंगे तो हम जरा खुल के हंसेंगे कि दांत अच्छे हैं, वाइट नजर आ रहे हैं। और जब ऐसे लिप्स को बंद करके हंसे रहते हैं इसका मतलब आपके दांत अच्छे नहीं है। डॉक्टर साहब, आपसे हम आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का। सेहत अच्छी होना चाहिए। जब सेहत अच्छी होगी तो जाहिर है उसका ताल्लुक आपकी खुराक से है। आजकल हम देखते हैं हर चीज़ में मिलावट है, गोश्त है, सब्जियां हैं, फल हैं। कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि हम कह सकते हैं कि इसमें मिलावट नहीं है? अगर बात करें गोश्त के हवाले से तो क्या कहना चाहेंगे? खालिस गोश्त कहाँ से लें, कैसे लें?
जी थैंक यू सो मच। एक तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मौका दिया आपके टीवी चैनल पर लोगों से बात करने का। पर्टिकुलरली अभी आप बात कर रही थी कि जी दांत अगर अच्छे होंगे तो मुस्कुराया जा सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि मुस्कुराने के लिए भी सेहत पहले जो है वो ज़रूरी है। इसका तो मैं पहले बता चुकी हूँ ना कि आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप एक्टिव और एनर्जी मिलेगी आपको। सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान वो खुराक खाए जो कि न्यूट्रिशन से फुल हो। और अगर हमें न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे पास फूड के अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारी एनर्जी के लिए ज़रूरी हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटम्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, और मिनरल्स हैं जो वाइटल हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए। ये वाइटल हैं। बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर जो जारी और सारी रहते हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स ज़रूरी हैं। तो गोश्त हमारी बुनियादी ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। जैसे मिल्क बड़ा ज़रूरी है, इसी तरह से गोश्त भी बड़ा ज़रूरी है। और गोश्त हमें जो मेजर जो देता है वो 24-25% जो प्रोटीन है। प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर होती है। जो आम दूसरी दालें हैं और दालों के साथ साथ ये गोश्त है, बीन्स हैं, इनके अंदर प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी ज़िंदगी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इवन हमारी जो सेल की मल्टीप्लिकेशन है वो भी उस सूरत में होगी जब हमारे अंदर प्रोटीन होगी। तो गोश्त जो है वो न्यूट्रिशन के लिए गोश्त ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारी बढ़ोतरी के लिए, बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, बड़ों को अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए जो है वो गोश्त बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। तो गोश्त के ज़राए कौन कौन से हैं? गोश्त के मुख्तलिफ ज़राए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास गाय है, भैंस है, बकरी है, इनके जो बड़ा गोश्त जिसको हम कहते हैं, और फिर साथ छोटा गोश्त है। और एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे पास जो है वो चिकन है, और चिकन के अलावा हमारे पास फ़िश है। और इसमें रेड और वाइट मीट जो कि फ़िश है और चिकन है, हम इसको वाइट मीट में ले लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़रा फैट कंटेंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू मीट के और इसी तरह से मटन से। तो इसलिए इसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है सेहत के लिए। फैट कंटेंट जो है वो अगर ज़्यादा होगा सेहत के लिए कौन सा गोश्त ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा फ़िश नहीं खाता, साल में नहीं खा रहा, तो मतलब ठीक है उसके लिए, या उसको लेना ज़रूरी है? मतलब कौन सा ऐसा गोश्त है जिस पे आप कहते हैं कि ये आपको खाना बड़ा ज़रूरी है? देखिए, गोश्त की सारी ही वैरायटी जो है अगर देखा जाए तो बड़ा और छोटा और चिकन भी है, लेकिन हम प्रेफर इस वजह से ज़रा वाइट मीट को करते हैं, और इसमें से भी हम फ़िश को ज़रा ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि फ़िश के अंदर जो अगर वहाँ पर फैट भी है तो फैट के अंदर जो वाइटामिन उसके बड़े सिग्निफिकेंट है। इसमें वाइटामिन से बात आ गई कि आप ये देखें जितने भी गोश्त हैं इन सब के अंदर जो कोबालामाइन विटामिन B12 है, आल्दो कि इसमें B कॉम्प्लेक्स मौजूद है काफ़ी मिकदार में, इसमें विटामिन A है, लेकिन जो विटामिन B12 है जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, आम तौर पर हमारी जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वो बड़ा ज़रूरी है। इसलिए जो गोश्त है वो तो सारे ही हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, बशर्ते कि गोश्त जो है वो बजाते खुद सही हालत में लिया जाए। लेकिन इनमें से अगर फर्दर कैटेगराइज करें तो हमें वाइट मीट पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। अच्छा, फिश आप गर्मी में भी खा सकते हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं? जी, फिश ये मिसकंसेप्शन है कि जी हमें फिश जो है वो सर्दियों में खानी चाहिए। इसमें जी ताकत ज़्यादा होती है, इसमें जी गर्माहट ज़्यादा होती है। आपने दूध भी नहीं पीना जी, इसी तरह से ये मिसकंसेप्शन पे बहुत सारी फूड के बारे में है, मिथ्स है ये। हकीकत इसके बरक्स है, इसमें कोई नहीं है। जो फिश है उसको ऑल अराउंड द ईयर जो है वो खाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग फिश खाते हैं लेकिन ना उसकी जो स्किन होती है ना उसको उतार के खाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि स्किन जो लोग खाते हैं अब वो शौक से खाते हैं या कहते हैं कि स्किन पर सी के बहुत मिनरल्स होते हैं तो वो आपके लिए बड़े फायदेमंद है? अच्छा, इस तरह है कि ये भी फिर बात वही आ जाती है कि हमें इसी तरह से कलेजी को छोड़ते जा रहे हैं कि जी हम कलेजी, हालांकि कलेजी में ज़्यादा मिनरल्स कंटेंट हैं, ज़्यादा उसके अंदर जो मुफीद जो अज्जा हमें चाहिए होते हैं वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो हमें इस हवाले से ये इस तरह को फोकस नहीं करना चाहिए कि जो हैवी मेटल हम ये ज़रूर कहते हैं कि ये जो हैवी मेटल्स हैं ये अमूमन उस फिश के अंदर ज़्यादा हैं जो कि दरियाओं की मछली है। ये भी मिसकंसेप्शन है कि जी फ्रेश वाटर ये जो हम रेयर करते हैं
ये नहीं जी, दरियाई मछली चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, चूंकि आप ये देखें कि जितने एफ्लुएंट्स इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारे के सारे आप दरियाओं के अंदर, हम शहरों का वेस्ट, इंडस्ट्री का वेस्ट, वो सारा दरियाओं में जा रहा है। अच्छा, वहाँ पर हैवी मेटल कंटेंट ज़्यादा है, वहाँ पर पैथोजन ज़्यादा है, वो फिश जो पल रही है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर के। तो हम दरियाओं के किनारे जाके खाना खाते हैं इस वजह से, और महंगे दामों खाते हैं, हालांकि वो उस फिश की बजाय फ्रेश वाटर फिश को वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ज़्यादा प्रेफर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि गोश्त खाना तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन खालिस जिसे गोश्त कहते हैं, अच्छा गोश्त, अच्छे जानवर का गोश्त, वो हम कहाँ से ले सकते हैं? उसके लिए क्या हम फिर अपने घरों में फार्म, हर बंदा तो फार्म नहीं बना सकता कि उसको पाले फिर उसको खाए, तो कैसे हम कह सकते हैं कि अच्छा फलां जगह का गोश्त अच्छा है, या कैसे हम जाएँ तो पता चले कि ये गोश्त अच्छा है? देखिए, हमारी ओवरऑल फूड के बड़े हालात बहुत ही मखदूश हैं, लेकिन गोश्त के हवाले से तो आप देखिए कि गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, और वो स्लाटर हाउसेस मौजूद हैं, वहाँ पर बाकायदा जो जानवर जाता है उसको चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद उसकी स्लाटरिंग करवाई जाती है। ये जो मैल प्रैक्टिस है कि बीमार हो गया जानवर और उसको बाहर स्लाटर आम कसाई करके उसको बेच देते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि भाई हमने गोश्त कहाँ रखना है। स्लाटर तो हो गया, अब वो स्लाटर्ड गोश्त को आप ये देखें कि सड़कों के किनारे, और वो भी लटकाया जाता है कि बाहर से जो शख्स आ रहा है वो बाहर देख ले, वहाँ पर मिट्टी है, वहाँ पर गर्दा है, वहाँ पर टेम्परेचर, जब गोश्त स्लाटर हो जाए तो इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर पर रखना चाहिए है। और कोई उसका मतलब उस पर कोई कपड़ा नहीं दिया हुआ था, वैसे ही मक्खियाँ बैठ रही होती हैं और बहुत अजीब हालत हो रही होती है, और फिर हम वहीं से गोश्त लेके आ जाते हैं। जी, देखें, ये एक ऐसी कमोडिटी है कि जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली साल्मोनेला इसके अंदर बहुत ज़्यादा, और साल्मोनेला वो है कि जो अगर बॉडी के अंदर चला जाए तो इससे साल्मोनेला टाइफी अगर चला जाए तो टाइफाइड हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ टाइफाइड के देखें कि केसेस कितने ज़्यादा और कितना ज़्यादा ये इशू है। तो असूलन ये चाहिए, मैं इस पे ये कहूँगा कि हम मिन हैसल कौम ऐसे हैं, अब ये देखें कि मैं एक बात कर रहा हूँ बड़ी अहम, यहाँ वो कौम है कि जो कपड़े और जूते को हम एसी वाले रूम में रख, इसी शॉप पे लगा होता है, जबकि हम गोश्त और सब्जियां जो खाते हैं ये बाहर ऐसे ही पड़े होते हैं, और ओपन और डस्ट और मिट्टी और गड्ढा और फिश मार्केट से आपसे गुजरा नहीं जाता है, इतनी स्मेल और ताफुन होती है वहाँ पर। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। हमें गोश्त अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतरी आ रही है कि कुछ ऐसे माल शॉप्स आ गए हैं कि आप जाएं और ये बड़े-बड़े मॉल्स हैं जहाँ पर पूरा पैकिंग में पड़ा होता है और वो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वगैरह में रखा हुआ होता है। जी बिल्कुल, अब कंसेप्ट आ रहा है, अब थोड़ी सी शॉप्स भी बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो चाहिए यही कि कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर इसको रखा जाए, ताकि इसकी आप ये देखें कि जब स्लाटर किया जाता है तो इसका कलर जो है वो खुसूसन चिकन का तो लाइट पिंक होना चाहिए, वेरी लाइट पिंक, और जो बड़ा गोश्त है उसका भी जो है वो वेलवेटी रेड, मतलब पिंकिश सा होता है। जबकि जब दिन गुजरता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, और अगर टेम्परेचर कंट्रोल पर नहीं पड़ा हुआ तो वही रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं से फिर आप ये देखें कि उसके अंदर थोड़ी बहुत स्मेल भी, उसकी फ्रेग्रेंस या स्मेल और होती है, जबकि ताज़ा जो गोश्त है उसमें कोई आपको फ्लेवर नहीं नजर आता। आपने बताया कि लाइट कलर का होगा, पिंक कलर का होगा जी, ताज़ा अगर वो डार्क कलर का है तो मतलब वो ताज़ा नहीं, लेट है। जो ही जितना उसका कलर डार्क ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि उसको उतना ही ज़्यादा टाइम गुजरा। ये एक इंडिकेशन है, कंज्यूमर को ख़रीदते हुए इस बात को ज़रूर देखना चाहिए कि भाई इसका कलर कैसा है और इसकी जो इलास्टिसिटी है, यानी अगर आप उंगल उसको लगाएं और वो दोबारा से फ़ौरन वापस आ जाए तो दैट मीन्स कि अभी ये फ्रेश है। ये दो इसके बड़े अहम पैरामीटर जो हर शख्स जिसके पास हैं कि आप उसको स्मेल कर सकता है, उसको टच करके उसकी इलास्टिसिटी को चेक कर सकता है, उसके कलर को देख सकता है। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिसकी बेसिस पर हमें खरीदते हुए इन बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छे पैरामीटर्स आपने बनाए, तमाम देखने वाले जिनको पता नहीं चलता, खास करके मर्द हजरात जो लेके आते हैं घर की सब्जी वगैरह, खाने का सामान, उनको पता नहीं चल रहा होता उठा के ऐसे ले आते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप उसका कलर चेक कर सकते हैं। अगर पिंक कलर है, लाइट कलर है तो वो ताज़ा गोश्त है, अगर वो डार्क कलर का हो चुका है तो वो ताज़ा गोश्त नहीं है। और इसके बाद उसकी इलास्टिसिटी भी सर ने बताया कि वो भी आप चेक कर सकते हैं, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये तो बड़ी अच्छी बात सर आपने बताई है। मुदस्सिर सर, आपकी तरफ वापस आते हैं, आप ये बताएं कि हम अपने दांतों को अच्छा कैसे कर सकते हैं।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दांतों का सबसे मेन इस्लाम में भी है सफाई। सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई बुर्श आप अच्छा रखेंगे तो आपके दांत माशाल्लाह अच्छे और साफ़ सुथरे रहेंगे। बेसिकली हम इस दौर में अब टाइम बहुत कम है, लोग बुर्श कम करते हैं, सफाई का ध्यान कम रखते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। तो बेसिकली सफाई बहुत ज़रूरी है। तो सफाई के लिए बुर्श जो है वो उसका तरीक़ेकार है। तो बेसिकली हम सुबह करते हैं बुर्श, तो सुबह करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रात को सोने से पहले बुर्श करना चाहिए। ये लोगों को नहीं पता, वो सुबह उठ के करते हैं, उसका किसी किस्म का फ़ायदा नहीं। रात को करना चाहिए ताकि जो सारा दिन आपने चीज़ खाया वो। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से जब वापस आएंगे ना फिर इस पर कंटिन्यू करते हैं इसी बात को। वक्त होता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आते हैं, हमारी एक बीच में ही रह गई थी, आप कुछ बता रहे थे। जी जी मैं ये कह रहा था कि जो बुर्श है ना वो बेसिकली हमें रात को करना चाहिए, ताकि जो हम सारा दिन खाते पीते हैं, अगर वो रात को जब हम 8 घंटे ऑलमोस्ट जो हम स्लीप करते हैं उसमें वो बैक्टीरिया की वजह से वो खाना जो है ना वो बेसिकली एक एसिड में तब्दील हो जाता है, जैसे दांत हमारे गलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है, कैविटी हो जाती है, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते नक्रोध हो जाता है, जिसकी वजह से फिर दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो रात को ब्रश करना ज़रूरी है। ठीक हो गया। मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा। सुबह उठ के ब्रश करते हैं, रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते। तो ठीक है। अच्छा, हम बच्चों को कैसे आदत डाल सकते हैं कि दांतों की सफाई, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना ब्रश नहीं करते वो, और उनको शौक तो होता है कि उनके छोटे छोटे किसी पे मिकी माउस बना होता है, ब्रशेस का शौक होता है, लेकिन ब्रश करवा नहीं सकते उनको ना, उम्र में छोटे होते हैं। और अक्सर देखते हैं कि बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, कैविटी लगा हुआ होता है, तो उन बच्चों को कैसे आदत डालें? जी मैं कह रहा था कि आजकल मार्केट में माशाल्लाह इसी तरह के बुर्श हैं जो बच्चे खुद लेते हैं अपनी मर्जी से कि मैंने ये बॉडी नॉन वाला लेते हैं, ये करते हैं। फिर आके पेस्टें होती हैं बच्चों के लिए, एक स्पेशल पेस्ट बनी होती हैं। अगर वो बच्चों को लेके दें, उसमें एक अपना एक फ्लेवर होता है, जैसे वो बच्चा खुद ही शौक से करता है, उसमें फ्लेवर की वजह से उनको जो फ्लेवर हैं फ्रूट में होते हैं, जिनको जो बच्चा फ्रूट शौक से खाता है ना, वही फ्लेवर की आप पेस्ट लेकर दें, उससे वो खुद ही करेगा। तो बेहतर यही है कि आप खुद भी करें, साथ बच्चों को कराएं, फिर बच्चे शौक से करेंगे। सही। अगर खुद साथ मिलके करेंगे ना तो वो बच्चे फिर आराम से, फिर बच्चे शौक से करेंगे कि मामा के साथ या बाबा के साथ कर रहे हैं। बाकी ये है कि बच्चों को जो ज़्यादा पेरेंट्स भी रोकते हैं कि मीठा ना खाएं, मीठे से दांत खराब होते हैं। चॉकलेट्स नहीं खाने देते, मीठा नहीं खाने देते, वो कैंडीज बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन हम मना करते हैं कि आपको कैविटी हो जाएगा, आप नहीं खाएं, दांत खराब हो जाएंगे। जी, लेकिन उन बच्चों को खाने दें, लेकिन उनसे प्रॉमिस लें, तब मैं लेके दूंगी जब आप ब्रश करेंगे, क्योंकि मीठा ग्लूकोज ये सेहत के लिए ज़रूरी है, ये एनर्जी है। अगर मीठा नहीं लेंगे तो बच्चे में वीकनेस आएगी, उसमें एक ग्लूकोज होता है। तो बच्चों से प्रॉमिस लें, ये आप रात को ब्रश करें तो फिर आप ये चीज़ें खाएं, अदरवाइज मैं नहीं ले करूँगी। बाकी जो इस टाइम बच्चे ज़्यादा जो हैं वो फीडर जो है ना वो ज़्यादा लेते हैं। हाँ, तो फीडर का भी है कि लोग कहते हैं कि फीडर पीने से बच्चों का दांत खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है? हाँ ऐसे है जी। वो क्यों मीठा होता है, वो बच्चे लेके सो जाते हैं, वो पूरी रात वो मीठा लगा रहता है, जैसे बच्चों के दांत वैसे मिल्की होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो फिर जल्दी गलते सड़ते हैं, वो उनमें जल्दी कैरीज होते हैं। तो कम से कम बच्चों को ये फीडर देना चाहिए। मतलब फीडर पिलाकर अगर उनको ब्रश करवा के सुला दें तो फिर कोई मसला नहीं, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा ये तो। ठीक हो गया। मतलब रात को मुंह में लेके फीडर नहीं सोना, नहीं सोना चाहिए, या अगर आप फीडर पी लिया तो उसके बाद ब्रश करना लाजमी है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। हम देखते हैं कि गोश्त में पानी की मिलावट की जाती है, क्या कॉन्सेप्ट है? जी अनम, ये बड़ी अहम बात है, और हम तो खैर बचपन से देखते आए हैं कि होता ये है कि ज़ाहिर है मिलावट हर जगह है। आप दूध में देखें मिलावट है, स्पाइसेस में देखें मिलावट है, लेकिन दूध में मिलावट जो है ना ये बड़ी
टेक्निकल बात है और ये आम पब्लिक को बहरहाल इसका इल्म नहीं है कि वो करते क्या हैं। होता ये है कि जो वो पानी नालियों के अंदर भेजते हैं, जो हमारी वेन्स हैं, वेन्स के अंदर जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज के अंदर भेजते हैं। और उसका तरीक़ेकार 2-3 तरीक़ेकार अडॉप्ट करते हैं। एक तो ये है कि डिप कर छोड़ते हैं पानी के अंदर, लेकिन ये पानी चला जाता पानी उनके अंदर, लेकिन ये है कि वो फिर भी इतना पानी नहीं जाता जितना कि वो होना चाहिए, जितना होना चाहिए। और उसके लिए जो तरीक़ेकार ये अडॉप्ट करते हैं कसाई हजरात, ये क्या करते हैं, हार्ट के अंदर सुराख करते हैं। हार्ट आपको पता है पंप करता है ब्लड को और पूरे जिस्म के अंदर भेजता है। जब ये स्लाटर करते हैं तो पंप तो नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर सुराख और वो जो शरियान है, आर्टरी है, एओर्टा उसको बोलते हैं, उसके अंदर ये पाइप को लगा के पीछे टूटी छोड़ देते हैं। वाह, और उसका ये है कि वो आप वेन्स पोरों तक जो है ना वो पानी चला जाता है। तो ये एक टेक्निक है जो कि जो गोश्त करने वाले हजरात हैं वो इस्तेमाल मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि ऐसी टेक्निक है, इतनी मेहनत करते हैं उसके अंदर पानी भरने के लिए, मतलब मिलावट करने के लिए। जी, आप ये देखें ना कि उसमें कई केजीज चला जाता है ना, अदरवाइज तो इतना पानी नहीं उसके अंदर जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि ब्लड को रिप्लेस करके ब्लड की जगह पानी भर दिया और इससे उसका वेट जो है वो अच्छा खासा गेन कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है जो कि ये स्लाटरिंग के टाइम पे बाज लोग ये करते हैं जिन्होंने ये करना होता है। मतलब जब मैं सवाल पढ़ रही थी ना, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा गोश्त में पानी की मिलावट, मतलब गोश्त में पानी कैसे जा सकता है? तो वो मैं सोच रही थी, मैंने कहा ठीक है, दूध में तो पानी सुना था हमने, बाकी चीज़ों में सुना कि गोश्त में, तो मुझे तो आज समझ आई है कि इस तरह पानी अंदर डालते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बचत के लिए, कि मतलब अगर 5 kg है तो आपने उसको 10 kg बना दिया और उसको आप उतना मुनाफा ले रहे हैं। इसकी वजह से आप लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। जी, आम आदमी को तो यही कहेगा कितना पानी इसको ऊपर ही लगाया होगा ना, लेकिन एक्चुअल जो मैंने बताया, और ये आप कॉमन सेंस की बात है कि हमारा हार्ट पंप करता है ना वेन्स के अंदर भेजना, तो इसी तरह ही है कि वो सुराख कर देते हैं और उस एओर्टा के अंदर बेसिकली जो है ना पाइप लगा देते हैं, चल भाई पानी जो है वो जा रहा है और उसका वेट जितना बढ़ाना है वो बढ़ा लेते हैं। तो ये एक टेक्निक है। अच्छा, अगर आम आदमी या मैं जाती हूँ गोश्त लेने के लिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें पानी है? देखें, हमें यही तो वो टेक्निक है, हमें तो नहीं पता। हम तो जो है हम जजमेंट भी नहीं है हमारे पास कौन सा ऐसा कि मास्टर कंटेंट वहाँ से डिटरमिन कर सके। साइंटिफिक बेसिस पर तो कर सकते हैं, फूड अथॉरिटी वाले जाके उसका सैंपल लें, उसका मास्टर चेक करें कितना होना चाहिए, कितना है, तो वो तो कर लेंगे। लेकिन आम आदमी को बहरहाल इसका पता नहीं है। आम आदमी के पास वही पैरामीटर जो मैंने पहले बताया है कि फ्रेशनेस को वो चेक करें और इस तरीके से वो चेक करें। हाल बता ये है कि ये कसाई को ये पता नहीं है या गोश्त करने वाले को पता नहीं है कि अगर पानी उसके अंदर ज़्यादा है तो उसकी डिटीरियोरेशन, जो उसकी स्पाइलेज है, वो भी स्पीडी हो जाएगी। वजह है पानी ज़्यादा है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस फास्टर हो जाएंगे और वो जो उसने 10 घंटे के बाद ख़राब होना था वो 6 घंटे के बाद ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसको इस बात से उनको इससे गर्ज नहीं है, वो चाहते हैं कि वो 6 घंटे में हम इसको बेच देंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। सही है। अच्छा, एक और भी एक चीज़ है, जब ना बड़ी ईद आती है ना तो हम देखते हैं लोगों की फ्रिजें भरी हुई होती हैं गोश्त से और वो कोई महीनों चला रहे होते हैं इस गोश्त को। तो क्या ये सही है? हम कितना देर उसको फ्रिज में फ्रीज कर सकते हैं? ये बड़ा अहम और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि हम जो टेम्परेचर को कम करते जाते हैं किसी चीज़ का, उसको जितने कम से कम टेम्परेचर पर रखते जाते हैं उतनी ही उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती जाती है। तो गोश्त जो है, अगर इसको आप देखें कि इस टेम्परेचर, आजकल का टेम्परेचर, ये 1 दिन सिर्फ निकालेगा। लेकिन जब आप इसको टेम्परेचर लो पर लेके जाते हैं, आप इसको -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाते हैं, फ्रिज के अंदर -6-7 पर लेके जाते हैं, तो आप 3 महीने तक ले जाएं, कोई मसला नहीं है। 3 से 6 महीने भी चला जाता है। सर, यहाँ पे 1 महीना रखते हैं, आपने 3 महीने का कह दिया। जी, 3 से 6 महीने भी गोश्त होगा। 3 से 6 महीने भी। और अगली बात कि अगर आप इसका टेम्परेचर जो है वो -18 से -40 के दरमियान कर देते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 1.5 साल तक चली जाती है। तो ये जितना टेम्परेचर के कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, खामरे होते हैं जो कि रिएक्शन जारी रखते हैं और वो फिर स्पाइलेज का सबब बनते हैं। लेकिन जब हम इतना टेम्परेचर लो कर देते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ वो 1.5 साल। यही तो वजह है कि 1.5 से 3 साल की शेल्फ लाइफ आप जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है वो
18 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो हम करते हैं ताकि अच्छा। शेल्फ लाइफ ज्यादा हो। अच्छा, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, हम आराम से उसको ले सकते हैं? बिल्कुल, कोई नुकसान, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ घरों के अंदर एक प्रैक्टिस है कि जी खाया और ओपन पड़ा रहा, फिर उसको अगले दिन इस्तेमाल कर लिया। हम तो ये कहते हैं कि जी आप इसको फ़ौरन से फ्रीज़ कर दें, यानी ठंडा करें, जो ही ठंडा आ जाए इसको फ़ौरन फ्रीज़ करें, फिर 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितने दिन मर्जी इसको रखें और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें, रादर देन कि आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बड़ी स्पीडी ग्रो करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, और मीट तो एक ऐसा न्यूट्रिएंट ऐसी कमोडिटी है कि इसके अंदर ढेरों न्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीशियम है, आयरन है, इसके अंदर विटामिन्स हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स है। तो इससे ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी बड़ी स्पीडी ग्रो कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हार्ड 20 सेकंड के बाद एक बैक्टीरिया 2 से 4, 4 से 8 बन रहा होता है। ठीक हो गया। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, लेकिन वो मैं करूंगी आपसे ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त होता है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। जी ठीक, मोस्ट वेलकम। वेलकम बैक नाज़रीन, बिला ताख़ीर सर की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ऐसा है, सवाल से सवाल निकलते जा रहे हैं। सर, पाकिस्तान में गोश्त की जो एक्सपोर्ट है वो कम क्यों है? ये मैं तो बदकिस्मती वाली बात करूँगा कि हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद, हम 16th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड होने के बावजूद, हम 57th एक्सपोर्टर है दुनिया के अंदर। तो इसके पीछे जो मेजर रीज़न यही है कि हमारे जो क्वारंटाइन मेजर्स जो कि दुनिया चाह रही है कि जी किस तरह का गोश्त खाना चाहिए और किस तरह के उसके स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी पैरामीटर्स कौन कौन से होने चाहिए, हम उनको ट्रू सेंस में अप्लाई नहीं कर रहे हैं एट फार्म लेवल। हमारे यहाँ तो अवेयरनेस ही नहीं है, आम पब्लिक तो जानती नहीं है। जो हमारा प्रोड्यूसर है जो इनको रेयर करता है, जो ग्रो करता है, वो भी प्रिवेंटिव मेडिकल, आप देखें कि चिकन को ग्रो करने के लिए, चिकन को बड़ा करने के लिए प्रिवेंटिव मेडिकेशन दी जाती है और भरमार दी जाती है। इसी तरह से ये जो बड़े जानवर हैं इनको भी जब फार्म के ऊपर तो प्रिवेंटिव मेडिकेशन की तरफ, चूँकि जो एक्सपोर्ट जो गोश्त है वो तो उन्हीं से लिया जाता है और एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इसलिए प्रिवेंटिव मेडिकेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न। दूसरी रीज़न ये है कि हमारे जो SPS मेजर्स ट्रू सेंस में वो जो स्टैंडर्ड जो अप्लाई होने थे वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से हमारी जो कंसाइनमेंट्स हैं वो जा नहीं रही हैं, एक्सपोर्ट हमारी हो नहीं रही है, और इवन कंसाइनमेंट्स वापस हो जाती हैं। और बहुत सारे ममालिक जो है वो, अब ये देखें कि ब्राज़ील एक नॉन मुस्लिम कंट्री है और वर्ल्ड में वैसे भी सबसे जो है वो ज़्यादा उसकी एक्सपोर्ट है, और आप बिलीव करेंगे कि हलाल फूड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो ब्राज़ील है। ठीक है सर, एक कॉलर है, कॉल लेते उसके बाद वापस आते हैं। शकूर खान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शकूर खान, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आपकी दुआएं माशाल्लाह। आज एक तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दूसरा डॉक्टर जितनी खूबसूरती से, जितनी डिटेल से ये बता रहे हैं, ये आम नॉर्मली हमें भी नहीं पता था कि जो मीट है इसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए और इसमें आप क्या क्या मय्यज लें जिससे आपके लिए हेल्दी फूड हो मीट के हवाले से। तो मेरा क्वेश्चन डॉक्टर से ये होगा कि अगर हम 4 किस्म के मटन, बीफ और चिकन और फिश ये हम यूज करते हैं, फिश तो आजकल नॉर्मली आपको वो जो है ना वो रिवर की नहीं मिल रही, बहुत रेयर हो चुकी है रिवर की फिश, तो वो फॉर्म्स जो बने वो वहां से मिलती है। तो उसमें फर्क क्या है? और दूसरा, अगर हम उसको फ्रीज करते हैं, हम नॉर्मली हम फ्रीज कर लेते हैं और खास तौर पे हम फ्रीज करते हैं बड़ी ईद पे, तो उसको मैक्सिमम कितने दिन आप यूज कर सकते हैं, कितने दिन उसको रख सकते हैं? और दूसरा, उसको आइस बॉक्स का जो एरिया है उसमें रखा जाए जो नॉर्मली रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में रखा जाए। और ये चारों किस्म की जो मीट्स हैं इनको कितने कितने दिन हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द बेस्ट हेल्थ पर्पस, कि वो कितने दिन के लिए बेटर है और इसके बाद उसको हम यूज ना करें। दूसरा, आपने वो जो इन लोगों की ये जो करप्ट लोग हैं, करप्ट माफिया, ये इन्होंने गोश्त में पानी मिला के, पहले तो दूध में हम पानी वैसे ही पी रहे हैं 99%, तो अब इनका ये जो काम है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए। तो नॉर्मली जब मार्केट से आता है गोश्त तो इसकी पहचान आपने बताई है, लेकिन इससे कैसे बचा जाए ये थोड़ा सा काइंडली आप इसमें ब्रीफ कीजिएगा। और
डॉक्टर साहब जो दांतों के हवाले से कह रहे हैं, इसमें मैं ये सिर्फ चाहूंगा कि आजकल बच्चे चॉकलेट्स और सारी चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए माउथ वॉश जो है वो कौन सा बेस्ट है? कि नॉर्मली अगर बच्चे ब्रश नहीं करते, जिद करते हैं छोटे बच्चे, तो वैसे भी आपके टीथ जो है, जो गॉड गिफ्ट है, इतने खूबसूरत होते हैं कि उनको ब्रश की जरूरत नहीं होती, बहुत बेहतर रहते हैं। तो उनकी स्ट्रेंथ के लिए क्या चीज डाइट में बेहतर है कि आप उनकी स्ट्रेंथ के लिए वो बच्चों को डाइट वो दें ताकि उनके जो मिल्की टीथ हैं और उसके बाद जो नेचुरल दोबारा आते हैं 7 ईयर्स के बाद, तो वो बेस्ट वाले कौन से उनके लिए फूड हो ताकि बच्चे स्कूलों में जब वो यूज करें तो उनके लिए वो उनकी हेल्थ एक्टिविटीज मुतासिर ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकूर, आपने कॉल की। सर इनकी जवाब की तरफ आते हैं, आपने वैसे बता तो दिया है कि इस टेम्परेचर पर, लेकिन उन्होंने 4 मीट का बताया कि इसका अलग अलग बताया कि कौन से टेम्परेचर पर रखा जाए, इस पर आते हैं, लेकिन पहले हम जो बात कर रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं। जी, तो मैं बात कर रहा था कि एक्सपोर्ट पे हमें बेसिकली तो ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई जो फार्म बनाए जाएं, उन फार्म पर जो है वो एक तो वैसे फ्री डिजीज़ फार्म बनाने का कॉन्सेप्ट आया भी, और इन्होंने ये थर और सहरा के इलाके में फ्री डिजीज़ जोन बनाया भी, लेकिन अभी उसकी तरफ प्रॉपर तवज्जो जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है, जिस वजह से हम एक्सपोर्ट में पीछे हैं। पर गवर्नमेंट को एक्शंस लेना होगा। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और उसके लिए यही है कि जो स्टैंडर्ड्स जो ग्लोबली स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल हैं वो स्टैंडर्ड हमें फार्म पर भी, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की फार्म में ग्लोबल गैप मौजूद है, और इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर भी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और एक्सपोर्ट के जो क्वारंटाइन मेजर्स हैं उन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा, फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ठीक हो गया सर, आप कॉलर के सवाल की तरफ आते हैं। जी, शकूर साहब ने बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस किए, जो कि मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी मैंने तकरीबन बता भी दिए कि एक्चुअली जो ये क्वेश्चन था कि जी फ़िश कौन सी खानी चाहिए, वो मैंने बड़ा क्लियर कर दिया कि जी हैवी मेटल कंटेंट या पेस्टिसाइड हर चीज़ दरियाओं के पानी में जा रहा है, लिहाजा हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें दरियाई फ़िश, ये जो कॉन्सेप्ट पुराना था, यस जिसने दरियाई फ़िश खानी है वो शुमाली इलाका जात में दरियाई नीलम के किनारे चला जाए, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हैं। दूसरा जो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये जो चारों गोश्त हैं, इन चारों की शेल्फ लाइफ, यस जो 3 गोश्त हैं जिसमें मटन, बीफ और चिकन है, इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फ़िश का असल मसला ये है कि उसमें कुछ ऐसे अमोनिया लाइक कंपाउंड्स फ़िश के पार्ट होते हैं, फ़िश की कंपोजिशन का पार्ट है, तो उनमें आप फ्लेवर्स, पंजेंट स्मेल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर। यही वजह है कि जो फ़िश है, और फ़िश मंडी से आप ये देखें जब गुजरें तो वहाँ से गुजरा नहीं जाता, जबकि गोश्त की मंडी में से फिर भी गुजारा हो जाता है। रीज़न यही है कि वो नेचुरली उनके एक तो ये रीज़न है, दूसरा ये है कि फ़िश की जो गट है इसके अंदर माइक्रोफ्लोरा में ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसको एरोमेनास और बहुत सारे बैक्टीरिया जो आप फ्लेवर्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इसलिए इसकी जब स्लॉटरिंग की जाए, अच्छे तरीके से स्लॉटर करके इसके विसरा को मुकम्मल तौर पर अंदर से सफाई सुथराई करके इसको फ़ौरन से जो है वो फ्रीज़ किया जाए, और तो इसकी शेल्फ लाइफ फिर भी इसके निस्बत जो आम गोश्त है उसकी, अगर आपका ऊपर वाला फ्रिज का खाना बार बार नहीं खुल रहा, जिसका टेम्परेचर -7 और -8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहाँ पर 3 माह तक आप कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। कमर्शियल जो है वो मैंने बताया कि -18 to -40 है, लिहाजा वहाँ पर 1.5 साल के लिए भी, और जितना भी ये फ्रोज़न मीट ही जो है वो बाहर एक्सपोर्ट होता है, आम टेम्परेचर पर इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना जी। बाकी जो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि जी लोगों से बचा कैसे जा सकता है, ये फूड अथॉरिटी मौजूद है, वो एक्शन ले भी रही है, वो काम करती भी है, हमें एथिक्स तो बचपन से पढ़ाए जाते हैं, इसका हाल यही है कि अवेयरनेस जितनी आती जाएगी, और दूसरा ये है कि डेफिनेटली फूड अथॉरिटी का ये रोल आता है कि जी इन चीज़ों को वो देखे, और वो कर भी रहे हैं। ठीक हो गया सर, आपकी तरफ आते हैं। कॉलर ने एक सवाल किया था, उसका जवाब पहले ले लेते हैं। जी, उन्होंने पूछा कि कौन सा माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। जो ब्रायलर गोश्त है इसके बारे में बड़ा सुनते हैं हम कि भाई इसमें तो आप जो है वो अपने अंदर बीमारियां लेके जा रहे हैं अगर आप ये गोश्त खा रहे हैं। तो जिससे भी पूछें आप कौन सा खाते हैं, मैं चिकन खाता हूँ लेकिन मैं देसी चिकन खाता हूँ, मैं ब्रायलर नहीं खाता, तो ये क्या है सर? एक्चुअली देखें जी, हमारे जो मीट सोर्सेज हैं अगर देखा जाए तो बीफ और जो मटन है, आप एक लम्हे के लिए सोच लें कि हमारी जो 240 मिलियन पॉपुलेशन हो गई है, अगर चिकन पे ना जाते
तो हमारा हाल क्या होता। हमें चिकन पहले ये था कि देसी, और वो 3 माह के अंदर 3 से 6 माह के अंदर उसकी ग्रोथ हो, अब 36 डेज के अंदर इसकी ग्रोथ हो रही है। और रीज़न कि इसके जेनेटिक्स ज़ाहिर है ऐसी उसकी ब्रीड्स आ गई हैं, और प्लस ये है कि जो सबसे बड़ा इशू ये है कि वही जो प्रिवेंटिव मेडिकेशन और प्लस ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये एक इशू है कि इस चिकन को बड़ा करने के लिए, स्पीडी ग्रो करने के लिए इसकी फीड के अंदर ग्रोथ प्रोमोटर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। आल्दो के हमारे एजुकेशनिस्ट बहुत सारे, चूँकि एक फील्ड है पूरा, तो वो डिनाइल भी देते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जी वो उनका जो डिग्रेडेशन पीरियड है, उनकी आप लाइफ थोड़ी है, लिहाजा वो जल्दी जो है वो उनका एक्टिवनेस, उनकी एक्टिविटी, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। यही वो रीज़न है जिसकी बेसिस पर कंसर्न्स है कि हमें चिकन, जो ब्रायलर चिकन है, इस पे कोशिश करनी चाहिए कि इसको मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए। आल्दो कि हम कर नहीं सकते, मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 1 दिन खा लें, लेकिन हकीकत यही है कि ग्रोथ प्रोमोटर्स बहरहाल इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका हमारी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है। ऐसा चिकन हम खा रहे हैं कि जिसको बीमारी आ ही नहीं रही। सपोज आप फर्ज करें ना कि एक बच्चे को बीमारी सारी जिंदगी आ ही नहीं रही है, तो क्या जब उसको बीमारी आएगा तो उस पर अटैक कैसा होगा, जब उसके अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं है। अभी हमारे कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस में पहले बहुत हलाकतें हुई, अब कोरोना वायरस है हमें पता ही नहीं है। वजह यह है कि इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो वो चिकन के अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने देता फार्मर, उसको बीमार होने ही नहीं देता ताकि मोर्टेलिटी रेट कम ना हो। तो इस वजह से उसके अंदर इम्यूनिटी कम है, हम वो खाएंगे हमारी इम्यूनिटी कम होगी। तो ये वो एक रीजन है जिसकी वजह ये कंसर्न्स है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। मैं तो ये समझता हूँ, मतलब हम पहले देखते थे कि अगर किसी मुर्गी को पकड़ रहे हैं तो वो इतना मुश्किल था उसको पकड़ना, अब हम कहीं जाते हैं उस मुर्गी को वैसे निकाल के बाहर तो वो वहीं बैठी रहती है। दूसरा इसका टेस्ट ये है कि आप ये देखें कि उसके मसल स्ट्रेंथ इतनी है कि उसको आप पकाते हुए आपको 2 घंटे लग जाते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है, तब जाके वो तैयार होती है। इसको आप 15 मिनट के अंदर जो है वो ये हालांकि चिकन तैयार हो ज्यादा टाइम नहीं है पकने का जी। इसका चूंकि इसकी मसल स्ट्रेंथ भी वो नहीं है, भागा कूदा ये वो एक्सरसाइज नहीं, हमारे ह्यूमन है, जितनी एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे उतने मजबूत होगी। इसी तरह जो बड़े जानवर है उसमें भी तो हम देखते हैं कि दूध की प्रोडक्शन ज्यादा के लिए हम उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं या उसकी खुराक में कुछ चीजें मिक्स कर रहे हैं, तो ये चीजें भी तो है ना। वहाँ देखें, वहाँ असल में इशू ये है कि वहाँ अभी इस लेवल तक नहीं दे रहे हैं, चूंकि फार्मर के पास हमारा जो जितना भी ये जो सोर्सेज सवाए चिकन के, हम बाकी जो गोश्त ले रहे हैं वो जो बड़े फार्म हैं उनके ऊपर अभी कम है। बाकी ये आम फार्मर के पास है एक जानवर, 2 जानवर, 3 जानवर, तो उसको इतनी ज्यादा मेडिकेशन नहीं हो। वहां तो प्लान तरीके से प्रिवेंटिव मेडिकेशन दी जाती है ना जी। अभी बीमारी नहीं आई है, बीमारी आने से पहले उसको ये दे दिया है, बीमारी नहीं आई है उसको ये दे दिया, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है उसको डे फर्स्ट से ही। तो इस वजह से वहाँ मेडिकेशन ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। वही फिर हम जब चिकन खाएंगे तो हमें भी ये मसाइल तो आ रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो इसको मिनिमाइज, प्रोटीन है लेनी भी जरूरी है, प्रोटीन लेना भी जरूरी है, लेकिन अगर हम इस पे नहीं जाएंगे तो वो महंगा बहुत प्रोटीन के साथ और भी तो चीजें आ रही है ना, तो ये चीपर सोर्स आप, हाँ यस, इसके मुकाबले में दालें हैं, बीन्स हैं, और जो ये भी है प्लांट सोर्सेज हैं। मुतबादिल में क्या चीजें हैं? प्लांट सोर्सेज जो मैंने आपको बताया, दालें हैं, बीन्स हैं, सोयाबीन है, इनको अगर हम अपनी डाइट के अंदर शामिल करते हैं जो प्रोटीन सोर्सेज हैं, तो वो चीपर सोर्सेज भी हैं एज कम्पेयर टू इसके। और दूसरा यही है कि सिर्फ उसमें ये थोड़ा सा इशू आता है कि उसमें बायोलॉजिकल वैल्यू है, तो कि हमारी 100 ग्राम प्रोटीन में से हमारी बॉडी के अंदर कितनी रिटेन हुई है। तो जो प्लांट सोर्सेज होती है उनमें ज़रा कम होती है। एनिमल सोर्सेज से जो प्रोटीन होती है ये हाई वैल्यू होती है इस हवाले से कि इसकी डेपोजिशन बॉडी के अंदर ज़रा ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इसको लेना भी ज़रूरी होता है। प्लांट सोर्सेज पर कंसंट्रेट हमें करना चाहिए, इसको ज़रा मिनिमम करना चाहिए, कम पे जाना चाहिए, जितना कम एग्स भी तो हम सुनते हैं कि बगैर मुर्गी के आ रहे हैं, कोई ऐसा है? नहीं, ये एग्स बगैर में ये मिथ्स बहरहाल अभी तक मौजूद हैं। यस, आपको आने वाले वक्त में मीट आएगा कि आपका मीट जो है वो कल्चर्ड मीट आ रहा है, सोयाबीन से बना हुआ मीट आ रहा है, वेजिटेबल सोर्सेज से मीट अब कमर्शियली मार्केट के अंदर आ चुका है। हमारे यहाँ ज़रा कम है ही नहीं बल्कि मेरा ख्याल, लेकिन बाहर के ममालिक में ये मौजूद है। उसके बहरहाल अपने फ़वाइद
भी और नुकसानात अलग हैं, लेकिन फ़वाइद भी होंगे भी हैं और बहुत बड़े फ़वाइद हैं। आप देखें कि एक बंदा गोश्त नहीं ले सकता, उसको एलर्जी है गोश्त से, तो वो वाई नॉट के वो सोयाबीन से बना हुआ जो गोश्त है वो ले ले, जायका टेस्ट सब कुछ वही है, सिर्फ ये है कि जी एनिमल मीट नहीं है। ठीक हो गया सर। आपकी तरफ आते हैं वो लोग जो बड़े हैं या छोटे हैं जिनको अगर कैविटी हो जाता है तो फिर उसका इलाज क्या है? उस कैविटी को या क्या दांत निकालना पड़ेगा हमें या इसका कोई और भी तरीकाकार है? नहीं, दांत तो नहीं निकलवाना चाहिए, उसका इलाज ही करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट होती है वो बेसिकली कैविटी के मुताबिक ही होती है। फिलिंग से भी दांतों को सेव किया जा सकता है। अगर ज़्यादा ख़राब है तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट है, रूट कनाल उसको कहते हैं, RCT, उससे वो दांत बचाया जा सकता है। बेसिकली अपना दांत बचाना ही चाहिए बजाय निकलवाने के। निकलवाना नुकसानदेह है सेहत के लिए। ठीक है। अगर छोटे बच्चे हैं उसका तो अगर उसका दोबारा से दांत अगर आने वाला है तो फिर तो कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि वो परमानेंट टीथ के लिए एक जगह लेके खड़ा है। अगर आप वो निकाल देंगे जो आपका बच्चे का परमानेंट टीथ आना है वो अंदर फंस जाता है, वो या फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिससे वो आगे बच्चे की जिंदगी के लिए नुकसान। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और बड़ी अच्छी बात है कि वो बातें आज में पता चली है जो मैं पहले नहीं पता थी। थैंक यू सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे कल मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।